हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर जो अब तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इक्विटी इन्वेस्टमेंट की शेयर्स की इन्वेस्टमेंट में ट्रीट किया जाता था, क्या वो इन्वेस्टमेंट इन डेट हो सकता है, और अगर हो सकता है तो क्या फर्दर उसको अमोर्टाइज कॉस्ट पे भी क्लासिफाई किया जा सकता है अंडर इंड एज। आज हमारी डिस्कशन इस टॉपिक के ऊपर रहेगी। तो बिना देरी के लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली बिफोर स्टार्टिंग हम बात कर लेते हैं अमोर्टाइज कॉस्ट। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी, सभी की सभी फाइनेंशियल लायबिलिटी अमोर्टाइज कॉस्ट होती है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। फाइनेंशियल एसेट की बात कर लेते हैं। तो नंबर एक, इन्वेस्टमेंट इन डेट ही अमोर्टाइज कॉस्ट पे हो सकता है, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ बिजनेस मॉडल टेस्ट, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट। नंबर दो, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी अमोर्टाइज कॉस्ट पे कभी भी नहीं हो सकता। इक्विटी कभी भी एसपीपीआई टेस्ट को पास कर ही नहीं पाता, तो इसलिए वो कभी भी अमोर्टाइज कॉस्ट पे जा ही नहीं सकता। तो अगर आपको आज की वीडियो में प्रेफरेंस शेयर को अमोर्टाइज कॉस्ट पे लेकर आना है, तो उसकी सबसे पहली सीढ़ी तो ये होगी कि आपको उसको इन्वेस्टमेंट इन डेट में क्लासिफाई करवाना पड़ेगा। अगर वो यहाँ तक आ गया तो फिर उसको दो अग्नि परीक्षाएं और देनी पड़ेगी। नंबर एक बिजनेस मॉडल टेस्ट की, नंबर दो कॉन्ट्रैक्ट कैश टेस्ट की। अगर ये दोनों पास हो गई तो फिर वो अमोर्टाइज कॉस्ट पे चला जाएगा। तो पहली हम बात कर लेते हैं स्टेप वन की, कि क्या इन्वेस्टमेंट इन डेट, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर इन्वेस्टमेंट इन डेट हो सकता है या नहीं। तो बात कर लेते हैं। जब हम पढ़ते हैं इंड एएस 32, मैं नाम इसलिए दिख रहा हूँ जिससे आपको पता चल सके कि कौन सी चीज स्पेसिफिकली कहाँ दी गई है। जब हम बात करते हैं इंड एएस 32, तो इंड एएस 32 मेजरली डील करता है डेफिनेशंस के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में डील करके चलता है। ये डेफिनेशन देता है फाइनेंशियल एसेट की, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी की। ये डेफिनेशन दे करके चलता है। फाइनेंशियल एसेट में उसने लिखा हुआ है कि कैश हो सकता है, इन्वेस्टमेंट इन डेट हो सकता है। फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी में उसने डिफरेंसेस दिए हैं कि अनअवॉइडेबल कैश है। लेकिन कहीं पे भी ये स्पेसिफिकली नहीं है कि आप किस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो डेट बन जाएगा, और या किस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो इक्विटी बन जाएगा। अब मैंने प्रेफरेंस शेयर इश्यूज करे हैं, तो अब मुझे ये देखना है कि क्या मेरी फाइनेंशियल एसेट तो वो है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा। लेकिन फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन भी दो तीन चीजें है ना, कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी भी मेरा फाइनेंशियल एसेट हो सकता है। ऐसे इन्वेस्टमेंट इन डेट भी मेरा फाइनेंशियल एसेट हो सकता है। मुझे तो ये देखना है कि मैंने ए लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी है, तो वो कहाँ फॉल करेगा, यहाँ फॉल करेगा या यहाँ फॉल करेगा। उसी के बेसिस पे मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचूंगा कि वो अमोर्टाइज कॉस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अभी तो हम खाली उस पर ही चर्चा कर पाए। तो अब मुझे अगर ये देखना है तो मैं यहाँ पे तो खाली डेफिनेशन में इक्विटी और डेट की इन्वेस्टमेंट लिखी है, तो मैं ये कैसे देखूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है उसका कोई इश्यूअर भी तो होगा। फॉर एग्जांपल आकाश ने अगर पैसे लगाए हैं ए लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर में, इन्वेस्टमेंट करी है इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ए लिमिटेड, एंड
आकाश इज क्वाइट कंफ्यूज कि ये प्रेफरेंस शेयर की इन्वेस्टमेंट डेट है या इक्विटी है। डेट है या इक्विटी है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ए लिमिटेड के पर्सपेक्टिव से चेक करूंगा। मैं देखूंगा कि ए लिमिटेड की घर जाके देखूंगा कि ए लिमिटेड इस प्रेफरेंस शेयर को कहाँ क्लासिफाई करके चल रहा है। क्या वो डेफिनेशन लगा के इसको इक्विटी बनाएगा या फिर वो उसको लाइबिलिटी बनाएगा। यदि ए लिमिटेड कह देता है कि नहीं, उस डेफिनेशन के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर तो इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर तो इक्विटी है, तो फिर मेरे हिसाब से वो इक्विटी ही बन जाएंगे। और यदि वो कह देता है कि नहीं, वो तो मेरी इन्वेस्टमेंट लाइबिलिटी है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, तो ही मैं अपनी इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर को डेट में, इन्वेस्टमेंट इन डेट में क्लासिफाई कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक इंस्ट्रूमेंट को हमें देखना है कि होल्डर के प्रोस्पेक्टिव से वो इन्वेस्टमेंट इन डेट है या फिर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी है, तो हमें ईश्वर के प्रोस्पेक्टिव से देखना पड़ेगा कि वो उसको क्या क्लासिफाई करता है डेफिनेशन लगा के। क्योंकि 32 में जो ज्यादा क्लैरिफिकेशन दे रखी है ना, वो ईश्वर के प्रोस्पेक्टिव से दे रखी है। तो हम ये देखते हैं कि वो उसको कहाँ क्लासिफाई करता है। अगर वो उसको क्लासिफाई करता है इक्विटी में, यानी कि वो कह रहा है कि मैंने इक्विटी इशू करा है, तो मैंने भी तो फिर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करा होगा। और अगर वो कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने इक्विटी इशू नहीं करा, मैंने तो एक लाइबिलिटी इशू करी है, तो मैं कैसे कह दूं कि मैंने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करी है। तो मैं भी तो यही कहूंगा कि मैंने डेट में इन्वेस्टमेंट करी है। तो अगर ये प्रेफरेंस शेयर जहां मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, इसको ए लिमिटेड, इसको ए लिमिटेड यदि इसको वो क्लासिफाई कर दे कि उसके हिसाब से भी ये लाइबिलिटी है, तो ही मेरे हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर डेट बन पाएंगे। और जब वो इन्वेस्टमेंट इन डेट बन जाएंगे, तो फिर मैं उसको अमोर्टाइज क्लोज में क्लासिफाई कर सकता हूँ, अगर वो मेरा बिजनेस मॉडल टेस्ट और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट को, यानी कि एसपीपीआई वाला जो क्राइटेरिया होता है, उसको पास कर जाए। हमने इस टॉपिक के ऊपर एक अच्छी चर्चा करी हुई है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा आपकी सहूलियत के लिए। अब हमने ये तो पता कर लिया कि जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन डेट है या इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी है, तो हमें ईश्वर की फुटिंग पे जाना पड़ता है कि उसने कहाँ क्लासिफाई करा है। बट देयर इज अ कैच। व्हाट इज द कैच? कैच क्या है यहाँ पे? कैच मसाला है ये कि अगर उसने इक्विटी क्लासिफाई करा है अंडर एक्सेप्शन रूल। एक्सेप्शन रूल कौन से? पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, पैराग्राफ 16 ए और 16 बी वाले, या फिर वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी और उसके नेट एसेट में शेयर मिलेंगे, नेट एसेट शेयर वाली जो कंपनी है, यानी कि पैराग्राफ 16 सी और 16 डी। जब अगर उसने इक्विटी में क्लासिफिकेशन इस रूल के हिसाब से करा है, एक्सेप्शन रूल ये कहता है, एक्सेप्शन रूल कहता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल लायबिलिटी ही है एज पर डेफिनेशन, लेकिन हम आपको एक एक्सेप्शन देते हैं, उसको लगा के आप उसको लायबिलिटी नहीं इक्विटी में क्लासिफाई कर दो। तो जब मैं ये देखने गया कि यार ए लिमिटेड ने तो इक्विटी बनाया यूजिंग एक्सेप्शन रूल, लेकिन एक्चुअली में वो लायबिलिटी था, तब भी क्या मैं उसको इक्विटी की इन्वेस्टमेंट बना दूं? द आंसर इज नो। अगर वो एक्सेप्शन रूल लगाएगा, तो फिर मेरे लिए वो इक्विटी, एक्सेप्शन रूल लगा के इक्विटी करेगा, तो मैं इसको कॉर्पोरेट वी जो हटाते हैं ना, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, तो मैं इसका सब्सटेंस देखूंगा कि एक्चुअली में तो ये लायबिलिटी ही थी, वो तो स्टैंडर्ड ने इसको एक्सेप्शन रूल दे दिया लगाने के लिए, तो इसने इक्विटी बना दिया, बट एक्चुअली में वो लायबिलिटी थी, तो हेंस मेरे लिए भी वो इन्वेस्टमेंट इन डेट बन जाएगा। तो सभी लोग मेरे को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है इन म्यूचुअल फंड, क्या वो इन्वेस्टमेंट मेरे लिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट है या फिर डेट की इन्वेस्टमेंट है। आप इस वीडियो के अंत में इस कमेंट सेक्शन में मेरे को ये वाली बात जरूर बताएं। होप
आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हाउ डू वी क्लासिफाई कि मैंने इन्वेस्टमेंट इन डेट करा है या फिर इन्वेस्टमेंट करा है बाय यूजिंग द डेफिनेशंस गिवन अंडर इंड एस 32। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसा कंटेंट और चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको कहाँ-कहाँ इंड एएस से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअली और फ्रेम ज़रूरत है अच्छे एग्जाम्पल्स की और वीडियोस की, सो दैट हम उस पर कंटेंट ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।